हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेड साथी। और आज हम अपनी सीरीज में कॉन्सेप्ट टू मार्क्स सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सेकंड यूनिट का जो सेकंड टॉपिक था, एक सबसे पहला टॉपिक क्या था, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और आज इसका सेकंड जो टॉपिक है वो है यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो वो आपसे यही पूछ लेगा कि डिफरेंशिएट कर दो इन दोनों को। क्या बोलेगा कि डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम, इन दोनों को क्या करवा लेगा, डिफरेंशिएट करवा लेगा। इसका जो सेकंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है कि यूनिटरी सिस्टम कहां पे फॉलो होता है, मेनली यूके में फॉलो होता है। और फेडरल सिस्टम का जो सबसे क्लासिक एग्जांपल है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज यूएसए, अमेरिका। तो बोलेगा कि आपको यूके और यूएसए की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को कंपेयर करना है। तो अगेन उसने पूछा क्या है, यूनिटरी और फेडरल ही पूछा है, बस आपको एग्जाम्पल दे के पूछ लिया। तो क्या बोलेगा, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ यूके एंड यूएसए। तीसरा जो सेट ऑफ क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि आपसे वो क्या बोलेगा कि यूके यूएसए के साथ ना इंडिया का कंपेयर करवा सकता है। किसका, इंडिया का। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों फीचर्स में कुछ इंडिया के फीचर्स भी मैच होते हैं, तो हम उसको भी देख लेंगे। तो आपसे क्या बोलेगा, इंडिया वर्सेस यूएसए बोल सकता है या वर्सेस यूके बोल सकता है, तीनों में से कुछ भी बोल सकता है। तो यही तीन मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। इसके साथ वो कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि बताओ भाई यूनिटरी और फेडरल के वो बताओ डीमेरिट्स या मेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस वो कभी कभार पूछ लेता है। तो इनको भी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे यूनिटरी सिस्टम से। तो देखो हमने क्या करा था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में। तो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बेसिस क्या था, डिफरेंस क्या था, उन दोनों का जो डिफरेंस था उसका बेसिस क्या था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में जो पावर का बैलेंस होगा उसी से हमारे पास दो सिस्टम निकल के आए थे, एक पार्लियामेंट्री और दूसरा प्रेसिडेंशियल। अब यहाँ पर यूनिटरी और फेडरल का जो बेसिस ऑफ है वो इन दोनों का कंपैरिजन कहां से निकल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर रिलेशनशिप कैसा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच का क्या, पावर रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच में पावर्स डिवाइड होंगी या सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगी। बस इसी बेसिस पे हमारे पास दो सिस्टम आते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम कौन सा है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे यूनिटरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिटरी सिस्टम का। यूनिटरी सिस्टम ना, इसको आप इस शब्द से ही पता लगा सकते हैं। यूनिटरी जो शब्द है ना वो कहां से निकल रहा है, यूनिट से निकल रहा है। मतलब यहाँ पर जितनी भी पावर होती है ना वो कहां पे कंसंट्रेटेड होती है, एक यूनिट में कंसंट्रेटेड होती है। मतलब एक कंट्री की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या जो पार्लियामेंट होती है उसके पास सारी पावर्स होती हैं। किसके पास, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट क्या होती है, सुप्रीम होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पार्लियामेंट कौन सी कंट्री की सुप्रीम होती है, यूके की। तो यूके में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, यूनिटरी सिस्टम फॉलो होता है। अब हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से फीचर्स हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फीचर आ रहा है वो आ रहा है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का। किसका आ रहा है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की। जो यूनिटरी फीचर होती है ना, जो यूनिटरी सिस्टम होता है उसकी जो गवर्नमेंट होती है वो कैसी होती है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है। क्योंकि वहां पर सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी वो कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। अब जब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पार्लियामेंट बनाएगी तो क्या वो ऐसा करेगी कि सारे स्टेट के लिए अलग अलग रूल बनाएगी, नहीं, सारे स्टेट के लिए एक ही रूल बनेगा। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, तो जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन भी कैसा होता है, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये इसका सेकंड फीचर है। और वो भी क्यों होता है यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं। सेंट्रलाइज्ड
रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, जो इसमें नेक्स्ट जो इसका फीचर आ रहा है वो फीचर आ रहा है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो यूनिटरी सिस्टम होती है ना उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो मेन, देखो वैसे हर कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पर यूके इज द यूनिक एग्जांपल जहां पर यूनिटरी सिस्टम फॉलो हो रहा है और वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने आपको बताया था ना कि इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि इंडिया का अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखना है तो आप गूगल पर बस टाइप कर दीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको एक पूरी बुक दिख जाएगी। पर अगर आप यूके का कॉन्स्टिट्यूशन सर्च करेंगे ना तो आपको अलग अलग कोडी, मतलब एक जगह सारे फॉर्म में नहीं मिलेगी, एक बुक की फॉर्म में सारे लॉज नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग जगह रखे मिलेंगे। तो यूके जो है, यूके का जो पूरा सिस्टम है वो चलता तो रूल्स और रेगुलेशन से ही है, लॉज से चलता है, बहुत सारे कन्वेंशन से चलता है, पर वो सारे कन्वेंशन बस एक जगह लिखे हुए नहीं है। इसी वजह से यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब क्योंकि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, इसी वजह से वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कैसा है, फ्लेक्सिबल है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या हुआ, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर जो चेंजेस अगर हमें करने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई अमेंडमेंट अगर हमें करना होता है तो वो इजीली हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसका होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। इसमें एक और एडवांटेज, इसका एक और फीचर होता है, वो होता है सिंगल सिटीजनशिप का। सिंगल सिटीजनशिप, तो जहां पर भी यूनिटरी सिस्टम को फॉलो किया जाता है ना वहां पे जो सिटीजनशिप होती है सिंगल सिटीजनशिप होती है, मतलब कि आप उस कंट्री के नागरिक होते हो। जैसे कि अभी हम जब बात करेंगे ना फेडरल सिस्टम की, तो वहां पर हम यूएसए का एग्जांपल लेंगे, तो वहां पर जो नागरिक होता है ना वो दो तरह का नागरिक होता है, मतलब वो राज्य का भी नागरिक है, राज्य का भी सिटीजन है, स्टेट का भी सिटीजन है और पूरे नेशन का भी सिटीजन है। जैसे कि अगर कोई इंसान न्यूयॉर्क में रह रहा है तो उसको न्यूयॉर्क की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी सिटीजनशिप देगी और यूएसए की गवर्नमेंट भी उसको सिटीजनशिप देगी। पर यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें सिंगल सिटीजनशिप में इंडिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि कहीं हम ऐसा तो नहीं है ना कि हम बिहार के नागरिक अलग है और भारत के नागरिक अलग है, नहीं, हम सिर्फ किसके नागरिक हैं, हम सारे भारत के नागरिक हैं। तो इस पॉइंट को, ये इसका किसका फीचर है, यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर है, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। तो अगर मैं इसका कोर समझना चाहूं कि यूनिटरी गवर्नमेंट का कोर क्या है, तो इसका सिंपल एक कोर है कि यहाँ जो पावर है वो किसके पास रहना चाहती है, या इस सिस्टम में पावर कौन अपने पास रखना चाहता है, पार्लियामेंट अपने पास रखना चाहती है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं अपना सेकेंड सिस्टम, जो कौन सा है, फेडरल सिस्टम। ठीक है, जहां पर फेडरल सिस्टम फॉलो होता है ना वो होता है फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट, अब फेडरल स्टेट भी ना दो तरह के होते हैं। एक फेडरल स्टेट होता है कमिंग टुगेदर, एक कौन सा होता है, कमिंग टुगेदर, और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। कमिंग टुगेदर का जो एग्जांपल है वो है यूएसए, और होल्डिंग टुगेदर का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, इंडिया। अब देखो यूएसए और कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में डिफरेंस क्या है। कमिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है, इसको एक छोटी सी ब्रीफ की कहानी में समझेंगे हम। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था 1789 में, तो 1789 में इन्होंने क्या किया कि यूएसए में कितने स्टेट्स हैं आज के टाइम में, 50 स्टेट्स। उस टाइम पर भी कितने स्टेट्स थे, 50 स्टेट्स थे। तो उन 50 स्टेट्स ने बोला कि क्यों ना हम अपनी एक ग्रुपिंग बना ले, क्योंकि जब हम ग्रुप में एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो हम और स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के आ सकते हैं, हमारी इंटरनेशनल प्रेजेंस और अच्छी हो सकती है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं कमिंग टुगेदर, जहां पे 50 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। ये जो 50 स्टेट्स थे ना, ये कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे बिफोर 1789, पर 1789 के बाद इन्होंने बोला कि क्यों ना हम सारे एक साथ ग्रुप में आ जाए। तो जब ये ग्रुप में आ गए ना, तो ये सारे स्टेट कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे। अब इन्हें, ये जब ग्रुप में आएंगे तो इनको संभालने वाला एक सेंट्रल लीडरशिप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इन सारे स्टेट्स ने क्या बोला कि हम अपनी थोड़ी थोड़ी पावर किसको दे देंगे, सेंट्रल लीडरशिप को दे देंगे। तो उस सेंट्रल लीडरशिप के पास सिर्फ कितनी पावर होगी, जितना वो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर को संभाल सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, क्या वो स्टेट के किसी एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो सिर्फ किससे डील करेंगे, वो जैसे कि फॉरेन अफेयर्स हो गया, डिप्लोमेसी हो गई, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हो गई,
इन सबसे जो डील करेगा वो कौन करेगा, वहां के प्रेसिडेंट डील करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे मैटर्स को संभालेंगे जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। वो स्टेट लेवल पे इस एडमिनिस्ट्रेशन पे बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं देंगे। और सेकेंड टाइप ऑफ फेडरेशन जो आती है वो आती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इंडिया है। अब जब इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी समझेंगे। जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे हमारे पास कितने स्टेट थे, सिर्फ 14 स्टेट्स थे। अब क्योंकि इंडिया एक बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर हमारे यहाँ अराउंड 22 लैंग्वेजेस बोली जाती है जो कि शेड्यूल्ड है, और भी रीजन वाइज लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन्स पाए जाते हैं, बहुत सारी कास्ट पाई जाती है, एथनिक डाइवर्सिटी इतनी है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो पूरे इंडिया को सेंट्रली संभाल सके, या मैं कहूँ कि यूनिटरी सिस्टम से संभाल सके। तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया के जो पूरे इंडिया की टेरिटरी थी ना, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और उन पार्ट्स को क्या बोला गया, स्टेट्स बोला गया। और जो कि आज कितने हो गए हैं, 14 से 28 स्टेट्स हो गए हैं। कितने स्टेट्स हो गए हैं, 28 स्टेट्स। तो यहाँ पर क्या कमिंग टुगेदर का क्या था, वो एक साथ आके मिले हैं। होल्डिंग टुगेदर क्या इंडिया में एक साथ आके मिले हैं, नहीं। हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से क्या करा है, अपने इंडिया को अलग अलग टेरिटरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जब अलग अलग टेरिटरी में डिवाइड किया तो उस टेरिटरी को चलाने के लिए हमने सेंट्रलाइज्ड मॉडल फॉलो नहीं किया। हमने कौन सा मॉडल फॉलो किया, फेडरल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो फॉलो किया। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पावर होती है ना वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। पावर इज डिवाइडेड किस किस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। और अगर यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर भी पावर डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हमारे इंडिया में तो लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, पंचायती राज सिस्टम हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सिस्टम हो गया, ये क्या दिखाता है, लोकल गवर्नमेंट को तो दिखाता है ना। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी अलग पावर होगी, स्टेट के पास अलग होगी, और लोकल गवर्नमेंट के पास अलग पावर होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर शेयरिंग। अब हम देखते हैं कि फेडरल स्टेट्स के कुछ फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो इसका सबसे पहला फीचर जो होता है वो पावर शेयरिंग पे ही बेस्ड होता है, वो आता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कि यहाँ पर पावर को क्या कर दिया जाता है भाई, नीचे नीचे बांट दिया जाता है कि हर किसी को अपने अपने कुछ फंक्शंस दिए जाते हैं और उस फंक्शन के हिसाब से पावर दी जाती है जिससे वो अपना काम कर सके। ये इसका सबसे पहला फीचर आता है। जो इसका दूसरा फीचर आता है वो आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना फेडरल सिस्टम में, वो कैसा होता है, मोस्टली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका एक और फीचर है जैसे कि रिजिड होता है। क्या होता है, रिजिड। अब हम एक एक करके दोनों को समझेंगे। देखो यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या पड़ गई, यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज्यादा नीड थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, अलग अलग गवर्नमेंट के या अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट में पावर डिवाइडेड है। अगर मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ कंफ्यूजन हो गया कि ये पावर किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है या स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, तो यहाँ पर जो हमारे पास सुप्रीम लाइट होती है, जो हमें रास्ता दिखाता है, वो कौन होता है, खुद कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो ये बताएगा, ये क्लैरिफाई करेगा कि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है या ये पावर स्टेट गवर्नमेंट की है। अब यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से होता है क्योंकि सिंपली कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके चेंज करके सारी पावर्स खुद में ना ले ले। तो इस वजह से पावर को, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा रखा जाता है, रिजिड रखा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल किसका है, यूएसए का। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको कोई एक अमेंडमेंट भी करनी है ना, तो उसका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लेंथी होता है और बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो इस वजह से उसके कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, रिजिड बोला जाता है। पर क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होता है रिजिड, नहीं। और बाकी सारे फीचर्स तो अभी हम देखेंगे इंडिया का। इसका जो तीसरा मेन फीचर होता है वो होता है रोल ऑफ जुडिशरी। रोल ऑफ जुडिशरी, फेडरल स्टेट में ना जुडिशरी का रोल बहुत अच्छा रोल होता है। यहाँ पर जो जुडिशरी होती है ना वो 3 फंक्शन को करती है, 3 फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहला फंक्शन होता है इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो होता है कि रिव्यू करना, किसको रिव्यू करना, सेंट्रल लॉज को एंड स्टेट लॉज को रिव्यू करना। और तीसरा क्या होता है, रिजॉल्व करना। क्या,
डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, किसके बीच में, सेंट्रल स्टेट के, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या किसी दो स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सॉल्व कौन करता है, जुडिशरी करती है। तो जुडिशरी यहाँ पे कितने रोल प्ले करती है, 3 फंक्शंस को रोल प्ले करती है। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कोई भी आर्टिकल अगर उस पर कोई कंफ्यूजन आती है तो ये चेक करना कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में क्या था जो उन्होंने इस आर्टिकल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, उसकी पूरी सोल बताना। वो कौन बताएगा, वो किसका काम होता है, जुडिशरी का काम होता है। दूसरा, सेंट्रल लॉज को और स्टेट लॉज को ये चेक करना कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या ये इक्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं, क्या ये राइट टू स्पीच को, क्या ये राइट टू प्राइवेसी को फॉलो कर रहे हैं। इस सबको कौन इसका फॉलोइंग देखता है, कौन इसको जज करता है, जुडिशरी जज करती है। और तीसरा कि जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो भी रिजॉल्व कौन करवाता है, जुडिशरी रिजॉल्व करवाती है। अब ये सेम जो सेम फंक्शन फेडरल स्टेट में होता है ना, फेडरल गवर्नमेंट में होता है, ये यूनिटरी गवर्नमेंट में नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद जो इसका 4th फीचर आ रहा है वो आ रहा है डुअल सिटीजनशिप का। किसका, डुअल सिटीजनशिप। यूनिटरी गवर्नमेंट में हमने देखा कि सिटीजनशिप कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप है। यहाँ पे कैसी सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप है। मैंने भी आपको एग्जांपल लेके बताया था कि यूएसए में अगर कोई पर्सन न्यूयॉर्क में रह रहा है तो उसको न्यूयॉर्क की सिटीजनशिप भी मिलेगी और यूएसए की सिटीजनशिप भी मिलेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसा क्या हो गया, मतलब कि सिंगल सिटीजनशिप में और डुअल सिटीजनशिप में डिफरेंस क्या हुआ, है तो सिटीजनशिप ही ना। यहाँ पे सारा जो डिफरेंस होता है वो होता है राइट्स का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, राइट्स का। यूएसए में ना हर स्टेट अपने नागरिक को अलग अलग राइट्स देता है। वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी अपने सिटीजन्स को राइट देती है और जो नेशनल गवर्नमेंट होती है ना वो सारे सिटीजन्स को राइट देती है। तो जब कोई पर्सन किसी एक स्टेट का सिटीजन होता है ना तो वो उस राइट को भी इंजॉय करता है जो उस स्टेट गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं और साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं उन राइट्स को भी इंजॉय करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अलग अलग राइट्स होते हैं और दोनों को वो एंजॉय कर सकता है। और 5th हमारे पास जो इसका फीचर आ रहा है वो आ रहा है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। फेडरल सिस्टम, फेडरल जो सिस्टम होता है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा। अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर कैसे फेडरल सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है बाइकैमरल सिस्टम का। इसको हम 2 एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेंगे हम इंडिया का और दूसरा एग्जांपल लेंगे हम यूएसए का। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो सबसे पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका, सबसे पहला एग्जांपल आ रहा है हमारे पास यूएसए का। यूएसए में आपको पता है यूएसए की जो कांग्रेस होती है, जैसे हमारे यहाँ मिलके क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है, वहां क्या बोला जाता है, कांग्रेस बोला जाता है। वहां के कितने पार्ट होते हैं, 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा क्या होता है, सीनेट। अब ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, ये कौन होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को शो करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सीनेट किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट को। कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूएसए में इलेक्शंस होते हैं, हर 4 साल पे इलेक्शंस होते हैं और कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होके आते हैं। तो वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारे कहाँ आके बैठते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आके बैठते हैं और इसी वजह से वो किसको शो करता है, सेंट्रल लीडरशिप को शो करता है। और दूसरा आ गया सीनेट। सीनेट क्या है, सीनेट की जो मेंबरशिप है ना वो 100 मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं, 100 मेंबर्स। क्योंकि यूएसए के जो 50 स्टेट्स है ना, वो हर एक स्टेट अपने यहाँ से कितने मेंबर्स भेजता है, 2 मेंबर्स कहाँ पे भेजता है, सीनेट में भेजता है। अब यहाँ पर जब भी कोई लॉ जिसको एक्ट बनाना होता है ना तो उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों से पास होना होता है। और जब भी कोई लॉ एक्ट पास होके एक्ट बन चुका है, इसका मतलब क्या है कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ओपिनियन बराबर लिए गए। इसका एग्जाम्पल एक और है, इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसका, इंडिया का। इंडिया में भी ऐसे क्या होती है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। लोकसभा किसको शो करती है, सेंट्रल लीडरशिप को, और राज्यसभा किसको करती है, स्टेट लीडरशिप को। भाई राज्यसभा में सारे मेंबर्स राज्य से आते हैं ना, राज्य से आते हैं, तो वो किसको शो करते हैं, स्टेट लीडरशिप को। तो अब यहाँ पे भी हमारे इंडिया में भी अगर किसी लॉ को एक्ट बनना होता है तो सबसे पहले वो कहाँ से पास होगा, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, देन प्रेसिडेंट की वो क्या लेगा, एसेंट लेगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कि बताओ क्या इसने फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो किया कि नहीं किया। यहाँ पे पावर डिवाइडेड है तो दोनों हाउसेस के ओपिनियंस लिए जाते हैं। अब ये था हमारे पास कुछ फेडरल सिस्टम का कि फेडरल स्ट्रक्चर का सिस्टम कैसे होता है। अब हमें यह समझना है कि इंडिया का सिस्टम कैसा होता है। किसका समझना है हमें? इंडिया। इंडिया को अगर बोला जाए ना तो इंडिया को हम क्वासी फेडरल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्वासी फेडरल, या हम बोल सकते हैं फेडरल विद यूनिटरी फीचर्स। अब इसका मतलब आप वैसे इससे ही समझ जाओगे, पर इसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वासी फेडरल का मतलब क्या है कि हमारे जो इंडिया में कुछ फीचर्स तो हम यूनिटरी लेवल के फॉलो करते हैं और कुछ फीचर हम किसके फॉलो करते हैं? फेडरल सिस्टम के फॉलो करते हैं। इसी वजह से हमारे इंडिया को क्या बोला जाता है? क्वासी फेडरल, मतलब हाफ फेडरल। या हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा स्टेट फेडरल तो है, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था ना, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आते हैं हम, ठीक है। हाँ ये सॉरी फेडरल तो है पर कुछ यूनिटरी फीचर्स को भी फॉलो करता है। अब हमें ये एक एक करके देखना है कि हमारे पास ये जो फीचर्स लिखे हुए हैं इसमें से कौन कौन से फीचर्स हमारा इंडिया फॉलो करता है। तो इसमें सबसे पहला जो फीचर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। क्या हमारी गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड होती है? अगर हम देखें तो इंडिया में तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अलग अलग पावर्स हैं, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे केसेस हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो अगर सिचुएशन आ गई तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना या पार्लियामेंट है वो सुप्रीम हो जाएगी। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम नेशनल इमरजेंसी। जब भी कभी हमारे देश में 1975 में लगी थी, जब भी कभी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी ना तो वहां पर जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या हो जाएंगी? डिसॉल्व हो जाएंगी और सारी पावर किसके हाथ में आ जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी। तो क्या हमारी गवर्नमेंट का जो हमारे में सिस्टम फॉलो और उसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है कि नहीं है? हाँ है। तो हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा फीचर देखते हैं, क्या हमारे यहाँ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन है? हाँ मोर और लेस यूनिफॉर्म ही है। हमारे यहाँ सेंट्रलाइज्ड रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होते, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट के पास अपने होते हैं। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है? हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। जैसे हमने देखा यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? बहुत ही ज्यादा रिजिड है। अगर उसमें कुछ चेंज करना है, अगर उसमें कुछ आपको अमेंडमेंट लेके आनी है तो वो प्रोसेस कैसा है? बहुत ही ज्यादा लेंथी है। बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो भी कैसे केसेस बाय केसेस डिफर करता है, मतलब अलग अलग केसेस में अलग अलग वो रोल प्ले करता है। कभी कभार वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा हम क्या कहते हैं जो हमारे पीएम मोदी हैं वो वुमेन रिजर्वेशन बिल में कुछ अमेंडमेंट लेकर आए थे पर वो पास नहीं हो पाया था। क्यों पास नहीं हो पाया था? क्योंकि वहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सा फीचर शो किया? रिजिड का फीचर शो किया कि भाई अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं है। पर हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट हो जाते हैं जो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड है? नहीं। तो यहाँ पर हम यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर फॉलो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और प्लस रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। रिटर्न हम किसका ले रहे हैं? रिटर्न हम फेडरेशन का ले रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तीसरी चीज जो हम देखेंगे वो देखेंगे सिंगल सिटीजनशिप, कि हमारे इंडिया में कौन सी सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप में मैंने आपको बताया कि हम सब कैसे नागरिक हैं? भारतीय नागरिक हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप। फोर्थ, अब हम देखेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन से फेडरल सिस्टम है। सबसे पहला, क्या हमारे यहाँ डेलीगेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है? हाँ है हमारे पास। अच्छा इसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूँ कि हमारे यहाँ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है कैसे। सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हमारे पास कौन सी लिस्ट है? हमारे पास एक यूनियन लिस्ट है और एक हमारे पास स्टेट लिस्ट है, ठीक है। इसमें ना कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, यूनियन लिस्ट में भी कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और इसमें स्टेट लिस्ट में भी कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि जो जिस लिस्ट में सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ना उस सब्जेक्ट के ऊपर वो ही गवर्नमेंट जो है रूल बना सकती है। तो ये क्या है हमारे यहाँ? डिस्ट्रीब्यूशन या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ही तो कहते हैं इसको, ठीक है ना। जो भी यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट लिखे होंगे उसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और जितने स्टेट लिस्ट में लिखे हैं सब्जेक्ट्स उनके ऊपर कौन लॉ बनाएगा? हमारी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ये हो ही गया। तीसरा, क्या हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है वो ऐसी एक्टिव रोल प्ले करती है? तो हाँ हमारे यहाँ का जो जुडिशियल रोल है बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर भी हम किसको फॉलो कर रहे हैं? फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, क्या हमारे पास डुअल सिटीजनशिप होती है? हम बोलेंगे नहीं।
क्या हमारे पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है? तो आपने देखा, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था लोकसभा और राज्यसभा का, तो हमारे यहाँ कौन सा लेजिस्लेचर है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में दोनों सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। देन ये दोनों सिस्टम से हमारा जो इंडिया का सिस्टम है वो बिल्कुल कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे आके आप तीनों उनको बिल्कुल आसानी से एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकेंगे, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रह गया वो देखने के लिए रह गया है कि यूनिटरी और फेडरल में से दोनों में से अच्छा कौन सा होता है, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई यूनिटरी और फेडरल सिस्टम में से दोनों में से अच्छा कौन सा होता है, तो देखिए ऐसा कोई एब्सोल्यूट आंसर देना तो बहुत ही ज्यादा मतलब नाइंसाफी हो जाएगी दोनों सिस्टम के साथ। क्यों? क्योंकि देखो जो यूनाइटेड किंगडम है और यूएसए है बहुत ही पुरानी डेमोक्रेसीज है, बहुत ही क्लासिक डेमोक्रेसीज है, और दोनों एक एक सिस्टम को फॉलो करती हुई आ रही हैं। तो दोनों सिस्टम में से कोई बुरा तो नहीं होगा, पर हाँ किसी किसी सिस्टम के अपने एडवांटेजेस होंगे, किसी के अपने डिसएडवांटेजेस होंगे। तो हम उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम जो बेसिस ऑफ डिफरेंस पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे किसका? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। कि देखो भाई जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रलाइज्ड कौन फॉलो कर रहा है? यूनिटरी फॉलो कर रहा है। और डिसेंट्रलाइजेशन कौन फॉलो कर रहा है? देखो क्या लिखा हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन कौन फॉलो कर रहा है? फेडरल गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। तो सबसे पहले हम इसमें जो सबसे बेसिक डिफरेंस आता है ना, वो आता है डिसीजन मेकिंग का। किसका? डिसीजन मेकिंग। कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं ना, बड़े से छोटे डिसीजंस, जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट में, वो बहुत जल्दी ले लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ क्या करना होता है, बहुत ही लिमिटेड लोगों का ओपिनियन लेना होता है। क्योंकि वहां पर सुप्रीम कौन है? पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी का ओपिनियन मैटर करता है। तो वहां पर जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस हैं ना, वो बहुत जल्दी ले लिए जाते हैं। बट जो बहुत छोटे छोटे डिसीजंस हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट को लेने चाहिए थे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को लेने चाहिए थे, वो डिसीजन भी कौन लेती है? सेंट्रल लीडरशिप लेगी। तो बताइए जितने भी बिग डिसीजंस है उसके लिए तो डिसीजन मेकिंग जल्दी हो गई, बट व्हाट अबाउट स्मॉल स्मॉल डिसीजंस? उनके लिए बहुत ही ज्यादा लेट होता है, उसमें बहुत ज्यादा डिले होता है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि जो बड़े बड़े डिसीजंस है ना, बिग डिसीजंस है, वो जल्दी हो जा रहे हैं, पर जो स्मॉल है, जो ऐसे डिसीजन है जो जनता को इंपैक्ट करते हैं लोकल लेवल पर, उसमें डिले होता है। अब इसका बिल्कुल अपोजिट कहाँ पे होता है? फेडरल में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। फेडरल में जितने भी बड़े डिसीजंस है ना, बिग डिसीजंस है, वो कब लिए जाएंगे? जब दोनों हाउसेस, अगर हम यूएसए में ले लें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, इन दोनों के साथ क्या किया जाएगा? ओपिनियन लिया जाएगा, दोनों के साथ सलाह मशवरा किया जाएगा, तभी वो डिसीजन लिया जा सकता है। जैसे कि हम इंडिया में ले लें, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से डिसीजन को पास करवाना पड़ेगा, जब भी वो जो है एक एक्ट बन सकता है, लॉ एक एक्ट बन सकता है। बट यहाँ पे जो स्मॉल डिसीजन होते हैं ना, वो जल्दी ले लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोकल लीडरशिप होती है या स्टेट लीडरशिप होती है, उनके पास खुद की भी पावर्स होती हैं। वो छोटे छोटे डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस जो डायरेक्टली लोकल पीपल को अफेक्ट करते हैं, वो जल्दी ले लेते हैं। इसका जो सेकंड बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है वो आता है स्टेबल गवर्नमेंट। किसका आता है? स्टेबल गवर्नमेंट। नो डाउट कि यूनिटरी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो बहुत ही स्टेबल होती है और बहुत ही पावरफुल गवर्नमेंट भी होती है। पर कभी कभार ऐसा देखा गया है कि पावरफुल के चक्कर में ना, वो जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो कभी कभार डिक्टेटरशिप का रूप ले लेती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास क्या है? पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। वहां पर क्या है? वहां पर डेमोक्रेसी आती जाती रहती है। कभी वहां पर मिलिट्री रूल आ जाता है, कभी वहां पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है। तो ये क्या है? ये यूनिटरी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज माना जाता है कि अगर वहां पर पावर्स को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर वहां पे पार्लियामेंट बहुत ज्यादा सुप्रीम हो गई या वहां पे सेंट्रल लीडरशिप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, तो वो डिक्टेटरशिप में भी बदल सकती है। इसके बाद जो इसका तीसरा बेसिस ऑफ डिफरेंस देखा जाता है, वो देखा जाता है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि जो यूनिटरी का, या हम बात करें यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? अनरिटन है। और जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे क्योंकि ये अनरिटन है तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, और यहाँ पे ये कैसा है? थोड़ा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये भी फ्लेक्सिबल और रिजिड में डिफरेंस क्या है कि फ्लेक्सिबल है तो कोई अगर कोई चेंज करना, अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो जल्दी किया जा सकता है, और रिजिड में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना इज नॉट दैट मच
इजी। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। इसमें हमने तीनों के तीनों जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे उनको मैंने डिस्कस कर लिया है। आप इसको बार बार 2-3 बार देखिएगा और स्टोरी फॉर्म में अपने पेपर में लेके आ जाइएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी की सोल के बारे में। डेमोक्रेसी की सोल क्या होती है? इलेक्टोरल सिस्टम। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में। जब तक आप बने रहिए कॉन्सेप्ट टू मार्क्स सीरीज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।